गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। आज हम आप लोग को बीएड फर्स्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है 39 कि सहकारी अधिगम को परिभाषित कीजिए। समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2022 में आया था और शायद 2024 में भी आ जाए, तो इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए कि उत्तर है सहकारी अधिगम का अर्थ। सहकारी अधिगम एक व्यापक अवधारणा है। भारतीय विद्यालय प्रणाली में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ बालक समूह में कार्य करते हैं। समावेशी कक्षा में जहाँ असंख्य बालक होते हैं वहाँ बच्चों को सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जा सकता है। सहकारी अधिगम में बच्चे सीखने में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं। वे समस्याओं के समाधान एवं कार्य पूरा करने के लिए एक दूसरे के सहयोग करते हैं। सरकारी अधिगम एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहकारी शिक्षा बालकों को शैक्षिक योग्यता एवं निपुणता प्राप्त करने में सहायक है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, मदद लेना, उत्तर देना, सुझाव देना आदि बातें। सम्मिलित अध्यापक योजनाकृत एवं मूल्यांकनकर्ता का कार्य करता है। सहकारी अधिगम को एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिससे एक कक्षा के छात्र अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूहों में बांटकर प्रतिस्पर्धा सहित सरकारी धन से आपस में मिलजुल कर एक विशेष से संबंधित ज्ञान को संग्रहित करने में प्रयत्न रहते हैं। समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम की उपयोगिता। समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम की उपयोगिता विकलांग छात्रों के लिए सहकारी शिक्षण संरचनाओं के कई लाभ हैं। अधिक पारंपरिक कक्षा हस्तक्षेपों की तुलना में विकलांग छात्र कक्षा की गतिविधियों में अधिक व्यस्त रहते हैं। जहां सहकारी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, विशेष रूप से समावेशी कक्षाओं में जो सहकारी सीखने का उपयोग करते हैं, छात्र अपने विचारों को अधिक स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं, पूछताछ तकनीकों में संलग्न होते हैं, कौशल पर अतिरिक्त अभ्यास करते हैं और जवाब देने के अवसरों में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जब छात्र चर्चा करते समय सोच रहे होते हैं कि तो शिक्षक छात्र और समूह की ज़रूरतों को आकलन करने और ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने में बेहतर होते हैं, अर्थात सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को सीखने की देख रेख करके शिक्षक समूहों को सीखने के कार्यों की ओर पुनः निर्देशित करने में सक्षम है। सहकारी अधिगम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को शैक्षणिक और सामाजिक सीखने के अनुभवों में व्यवस्थित करना है। छात्रों को समूहों में व्यवस्थित करने की तुलना में सहकारी शिक्षण के लिए और भी कुछ हैं और इसे सकारात्मक अन्योन्याश्रितता की संरचना के रूप में वर्णित किया गया है। शैक्षणिक लक्ष्यों की ओर सामूहिक रूप से कार्यों को पूरा करने के लिए छात्रों को समूहों में काम करना चाहिए। सहकारी रूप से सीखने वाले छात्र एक दूसरे के संसाधनों और कौशल का लाभ उठा सकते हैं। समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम की उपयोगिता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट है सहकारी शिक्षा ग्रहण के माध्यम से छात्रों तथा शिक्षक के मध्य एक स्वस्थ
अंतःक्रिया बनाए रखने में मदद मिलती है। नंबर 2 है सहकारी शिक्षा ग्रहण करने में छात्रों में जो समूह भावना पाई जाती है और जो उन्हें आपसी सहयोग मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप जो अनावश्यक भय बालकों में पाया जाता है, वह यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। नंबर 3 है सहकारी अधिगम एक अच्छे समायोजित सामाजिक जीवन को जीने के लिए आवश्यक सामाजिक गुणों के विकास में भली भांति सहायक होता है। नंबर 4 इसके उपयोग से नेतृत्व कौशल के विकास में समुचित अवसर उपलब्ध होते हैं। नंबर 5 इस अधिगम प्रणाली से छात्रों में सहयोगी प्रति एवं भावना का विकास होता है, जो उन्हें आगामी जीवन में भली भांति समायोजन करने में भरपूर सहायता प्रदान कर सकता है। नंबर 6 यह प्रणाली छात्रों के आत्मविश्वास और आत्मप्रतिष्ठा करने हेतु बहुत ही सशक्त और सहयोगी वातावरण प्राप्त करने की क्षमता रखती है। नंबर 7 सहकारी शिक्षा ग्रहण में छात्रों में जो समूह भावना पाई जाती है और जो उन्हें आपसी सहयोग मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप जो अनावश्यक भय बालकों में पाया जाता है, वह यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। नंबर 8 है सहकारी शिक्षा ग्रहण के माध्यम से छात्रों तथा शिक्षक के मध्य में एक स्वस्थ अंतःक्रिया बनाए रखने में मदद मिलती है। नंबर 9 है इस प्रणाली में छात्र अच्छी तरह से सीखते हैं, क्योंकि यह उनके उपलब्धियों के होड़ में एक दूसरे से बाजी मारने या टीका टिप्पणी का सामना करने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। नंबर 10 है यह प्रणाली छात्रों को अपने साथी छात्रों से ज्ञान को हासिल करने में यह सहायता लेने तथा उनके अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भली भांति प्रोत्साहित करती है। अब देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जनों की राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। उत्तर है भारत सरकार द्वारा स्थापित विकलांगता से संबंधित संस्थानों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है प्रत्येक प्रकार की विकलांगता की समस्या का विशिष्टीकरण के आधार पर समापन करना है, इसलिए प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के लिए पृथक संस्थान है। नंबर सेकंड है विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में अन्य संस्थाओं का मार्गदर्शन करना, जिससे वे अपने दायित्वों का पालन कर सकें। नंबर थर्ड है इन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास करना, जिससे वे असहायता एवं अकेलापन अनुभव न कर सकें। नंबर फोर्थ है विकलांगता संबंधित समस्याओं के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करना, जिसके कि विकलांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार हो सके। नंबर 5 है इन संस्थानों के प्रमुखों को विकलांगता निवारण समिति में सम्मिलित करना, जिससे इन विचारों का लाभ प्राप्त किया जा सके। नंबर 6 है विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को उच्च बनाना, जिससे कि वे सामान्य व्यक्तियों की भांति जीवन व्यतीत कर सके। नंबर 7 है विकलांगता को समाप्त करना, जिससे यह समस्या उत्पन्न ही ना हो। यानी हमें विकलांगता को समाप्त करना है और ये समस्या फिर उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है निःशक्तजनों के राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थानों की विकलांगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस संस्थानों को प्रमुख दायित्व विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है, जिससे वे समान व्यक्तियों की भांति जीवन व्यतीत कर सकें। इन संस्थानों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है विकलांगों की कल्याण समिति में इसके निर्देश को सम्मिलित किया जाता है, जो कि विकलांगता संबंधित विशेष सुझाव प्रस्तुत करते हैं।
नंबर सेकंड है विकलांग व्यक्तियों के लिए नवीन उपकरणों का निर्माण करने की दिशा, अपना योगदान प्रस्तुत करना जिससे उनका जीवन सरल एवं सहज बन सके। नंबर थर्ड है इन संस्थानों का प्रमुख कार्य विकलांगता को रोकने के संदर्भ में प्रयास करना है कि जिससे कि आने वाले समय में विकलांगों की संख्या में वृद्धि ना हो। नंबर फोर्थ है सरकार का नवीन व्यवस्थाओं के बारे में प्रस्ताव भोजन जो कि विकलांगों के कल्याण से संबंधित हो। नंबर 5 है विकलांगों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करना जिससे सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकें। नंबर 6 है विकलांगता को रोकने के लिए साहित्य एवं सामग्री का प्रसारण करना जिससे व्यक्ति विकलांगता के बारे में जान सके तथा इनसे दूर रह सके। नंबर 7 है विकलांगों को का कल्याण करने वाली अनेक संस्थानों का मार्गदर्शन करना कि किस प्रकार वे विकलांग व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं। नंबर 8 है नवीन शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा इन्हें संपन्न करना जिससे विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं पर रोक लगाई जा सके।